दोस्तों ये है ट्रोमलिन आइलैंड। ऊपरी तौर पर देखने से ये जितना वीराना और बंजर लग रहा है, ये वास्तव में उससे भी कहीं अधिक वीराना और बंजर है। ये ऐसा स्थान है जहाँ घास तक नहीं उगती, क्योंकि यहाँ चारों तरफ रेत ही रेत फैला हुआ है। इसलिए इस आइलैंड को रेतीला द्वीप भी कहा जाता है। इस द्वीप की कुछ अन्य खासियतें भी हैं। इस पर मूंगा चट्टानों की मौजूदगी बेहद अधिक है। मूंगा चट्टानें छोटे समुद्री जीवों द्वारा निर्मित की गई कैल्शियम कार्बोनेट संरचनाओं को कहा जाता है। दूसरा, ये द्वीप जितना पानी से बाहर दिखाई दे रहा है, उससे भी अधिक ये पानी के भीतर है। इस द्वीप की अनेकों नुकीली एवं पथरीली चट्टानें पानी में थोड़ी सी गहराई पर डूबी हुई हैं, जो बाहर से दिखाई नहीं देती। ये चट्टानें किसी भी समुद्री जहाज अथवा नाव की पैंदी को फाड़ सकती हैं, इसलिए इस द्वीप पर पहुंच पाना काफी मुश्किल है। अब जरा कल्पना कीजिए उस लम्हे की जब 100 से अधिक मासूम लोगों को उनकी मातृभूमि से पकड़कर इस आइलैंड पर फेंक दिया गया हो। जाहिर है उनमें से अधिकतर लोग मारे गए, लेकिन जो जिंदा रहे उनकी कहानी और भी अधिक खौफनाक रही। वो लोग इतना डर चुके थे कि फिर कभी समुद्रों के आसपास भी नहीं गए। तो चलिए आज की सच्ची कहानी शुरू करते हैं। इस तरह की कहानी के साथ समस्या ये होती है कि इन कहानियों के सिर्फ लिखित साक्ष्य ही मौजूद हैं। घटना की कोई भी असली वीडियो फुटेज उपलब्ध नहीं हो सकती, इसलिए दिखाई गई तस्वीरें और वीडियो सिर्फ घटना को समझाने के लिए ही हैं। इन तस्वीरों और वीडियोज का असल घटना से कोई संबंध नहीं है और ये तस्वीरें और वीडियो फुटेज जमा करना बड़ा ही मेहनत का काम है। इसलिए यदि आपको ये कार्य पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, साथ ही सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल से भी जुड़े रहें। दोस्तों 31 जुलाई वर्ष 1761 को एक काली अंधियारी रात में एक फ्रांसीसी समुद्री जहाज मेडागास्कर से मॉरिशस की ओर जा रहा था। उस समय मेडागास्कर और मॉरिशस दोनों ही फ्रांस के अधीन में आने वाली कॉलोनियां थी। शिप के कप्तान का नाम था जान डे ला फार्ग, जो कि बीच समुद्र में रास्ता भटक चुके थे। उनके पास 2 नक्शे थे और दोनों ही नक्शे उन्हें अलग अलग दिशाओं में जाने के लिए प्रेरित कर रहे थे। कप्तान जान ये नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर कौन सा नक्शा सही है। घूप काली रात होने के कारण कप्तान साहब कुछ देख भी नहीं पा रहे थे। ऐसे में उनके पास एक ही रास्ता था। अंधे बनकर समुद्र में भटकने से बेहतर होता कि रात गुजरने का इंतजार करते और सुबह की रोशनी में आगे बढ़ते। लेकिन कप्तान जान के पास इतना समय नहीं था कि वो रुक सके। असल में उनकी शिप को मॉरिशस से मांस और चावल भरकर रवाना किया गया था और उन्हें ये मांस और चावल मेडागास्कर उतारकर वापस मॉरिशस जाना था। लेकिन कप्तान साहब कुछ अतिरिक्त कमाई के चक्कर में थे। उस समय विकसित देशों में गुलाम रखने की प्रथा थी। अमीर गोरे लोग गरीब काले लोगों को अपने घरों में गुलाम रखते थे। इन गुलामों से सिर्फ भोजन और पानी के बदले दिन भर काम लिया जाता था और इन बेचारों को पिंजरों तक में बंद करके रखा जाता था। और कप्तान साहब मेडागास्कर से वापस लौटते समय बेहद सस्ते दामों पर 160 गुलाम खरीद लाए थे। उन्हें इन गुलामों को रोड्रिगस आइलैंड पर पहुंचाना था, जहां इन गुलामों के लिए उन्हें काफी मोटी रकम मिल जाती। अब समस्या ये थी कि कप्तान जान ये काम अवैध तरीके से कर रहे थे। उनके पास गुलामों को बेचने की परमिशन नहीं थी, इसलिए वो गुपचुप तरीके से जल्द रोड्रिगस द्वीप पर पहुंचकर इस कार्य को निपटाना चाहते थे, क्योंकि उसके बाद उन्हें मॉरिशस वापस भी आना था। किंतु जल्दबाजी, नक्शा ना समझ पाने और अंधेरे के कारण जान की शिप ट्रोमलिन आइलैंड की ओर बढ़ गई। ये आइलैंड इतना छोटा था कि अंधेरे में कप्तान साहब और उसका चालक दल इसे देख ही नहीं पाए। आइलैंड के बिल्कुल पास पहुंचकर जब उन्होंने आइलैंड को देखा तो जहाज की दिशा मुड़ने का प्रयास किया। ये छोटा सा आइलैंड चालक दल को शुरुआत में कोई बड़ी समस्या नहीं लगा, परंतु इस आइलैंड के ठीक नीचे पानी में थोड़ी सी गहराइयों पर मौजूद नुकीली चट्टानों ने जल्द ही सबको बता दिया कि वो बड़े खतरे में पड़ चुके हैं। दिशा बदलने के चक्कर में शिप की टक्कर एक के बाद एक कई नुकीली चट्टानों से हो गई, जिस वजह से शिप की पतवार टूट गई और शिप में एक से ज्यादा छेद भी हो गए। अपनी जान बचाने के लिए सभी लोग समुद्र में कूद गए और आइलैंड की ओर तेजी से तैरने लगे। हालांकि करीब 15 से 20 लोग समुद्री जहाज के मलबे में फंस गए और उनकी पानी में डूबने से तुरंत मृत्यु हो गई। किनारे की ओर जाने के लिए शिप से कूदने वाले बाकी सभी लोग भी किनारों तक नहीं पहुंच पाए, बल्कि शिप से कूदते समय चट्टानों से टकराकर घायल होने एवं तैर न पाने के कारण भी अनेकों जन अपनी जान गंवा बैठे। हालांकि किनारों तक पहुंचे जिंदा बचे सभी लोग अपने पैरों तले जमीन पाकर खुश थे, लेकिन जैसे ही सुबह हुई तो उन्होंने पाया कि ये एक ऐसी जमीन है जिस पर खाने के लिए कुछ भी उपलब्ध नहीं है। यहाँ सिर्फ कुछ एक झाड़ियों और अंतहीन रेत के सिवाय किसी चीज की मौजूदगी नहीं थी। जिंदा बचकर किनारे पर करीब 200 लोग पहुंचने में कामयाब हुए थे, जिनमें से लगभग 80 काले लोग जो कि खरीदे हुए गुलाम यानी मेडागास्कर के निवासी थे और 120 गोरे लोग थे। दोस्तों
कप्तान साहब ये जान चुके थे कि वो जिस आइलैंड पर पहुंचे हैं उसे रेत के आइलैंड के नाम से जाना जाता है। ये आइलैंड दुनिया के सबसे भयानक स्थानों में से एक है, क्योंकि वनस्पति ना उगने के कारण यहाँ भोजन जुटाना बड़ा ही मुश्किल था। माना जाता है कि यह आइलैंड कभी एक ज्वालामुखी हुआ करता था जो समय के साथ शांत हो गया। इससे बहते लावे के कारण ही इसके चारों ओर पानी के भीतर नुकीली चट्टानें निर्मित हो चुकी थी। इस आइलैंड का क्षेत्रफल मात्र 1 वर्ग किलोमीटर ही है, यानी ये सिर्फ एक छोटे से शहर जितना ही बड़ा है। साथ ही यह आइलैंड समुद्र तल से मात्र 7 मीटर की ही ऊंचाई रखता है। जाहिर है कि बेहद छोटे, बंजर और कम ऊंचाई वाले इस आइलैंड को किसी अन्य शिप द्वारा समुद्र से देख पाना बेहद ही मुश्किल था, जिस वजह से यहाँ किसी भी प्रकार के बचाव दल के आने की उम्मीद भी ना के बराबर थी। अब जाहिर है जिस आइलैंड पर वनस्पति नहीं होगी वहाँ कोई प्राणी भी निवास नहीं करेगा। ऐसे में भोजन के लिए सिर्फ समुद्री मछली और कछुओं के शिकार पर ही निर्भर होना पड़ेगा। वहीं पानी के भीतर नुकीली चट्टान होने के कारण पानी में शिकार कर पाना भी काफ़ी मुश्किल रहेगा। साथ ही कोई पेड़ आदि ना होने के कारण आपको हर दिन सूर्य की तेज गर्मी का सामना भी करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी समस्या तो पानी की थी। समुद्री पानी पिया नहीं जा सकता, इसलिए केवल बारिश के पानी पर ही निर्भर रहकर जीवित रह पाना संभव होता नहीं दिख रहा था। ये सारे हालात देखकर कप्तान जान अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। वो लोगों को नहीं समझा पा रहे थे कि उनका अगला कदम क्या होगा और किस तरह से फंसे हुए लोगों को इस आइलैंड से सुरक्षित निकाला जाएगा। ऐसे में उनके सहायक बार्थेलेमी ट्रोमलिन ने कप्तानी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। नए कप्तान ट्रोमलिन ने सबसे पहले चट्टानों में उलझे शिप के मलबे को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में किनारे पर लाने का आदेश दिया। इस दिशा में सभी लोगों ने मिलकर कार्य किया। शिप के मलबे से भारी मात्रा में लकड़ी एवं कुछ भीगा हुआ भोजन भी मिल गया, परंतु ताज़ा पानी अभी भी उनके पास बेहद ही सीमित मात्रा में था। यही कारण रहा कि अगले कुछ दिनों में ही पानी की कमी का शिकार होने के कारण लोगों की मृत्यु होने लगी। इसके बाद नए कप्तान ने आइलैंड पर कुआं खोदने का आदेश दिया। ये कुआं शिप से मिले मलबे की मदद से खोदा गया, जिससे भूमि के भीतर छुपा हुआ बारिश का पानी मिल गया। हालांकि उस समय काले गोरे का भेदभाव बेहद ही अधिक था, इसलिए मेडागास्कर के गुलाम निवासियों के साथ बेहद ही कम भोजन और पानी साझा किया जाता रहा। आइलैंड के 2 अलग अलग कोनों में 2 कैंप भी बनाए गए, जिसमें से एक कैंप गोरों के लिए था तो दूजा कालों के लिए। हालांकि ये सभी लोग मिलकर कार्य करते, परंतु बिना अनुमति लिए काले लोगों को गोरे लोगों के निवास स्थान की ओर आना मना था। दोस्तों, अब इस आइलैंड पर फंसे हर निवासी के पास अपना काम था। ये लोग हर रोज समुद्र से शिप का मलबा बाहर निकालते, मछलियों कछुओं का शिकार करते एवं कुएं में इकट्ठा हुआ पानी पीकर अपना गुजारा करते। कई महीने यूं ही बीत गए और अब धीरे धीरे इन लोगों ने मिलकर डूबे हुए शिप का मलबा काफी हद तक बाहर निकाल लिया था। अब इस मलबे से कप्तान साहब और उनके अनुभवी सहायकों ने फिर से एक नाव तैयार कर दी, लेकिन ये नाव थोड़ी छोटी थी, इसलिए ये तय किया गया कि इस नाव पर केवल गोरे लोग ही सवार होकर समुद्र में जाएंगे और वापस मेडागास्कर पहुंचकर वहां से काले लोगों को बचाने के लिए भी कोई शिप भेज देंगे। मेडागास्कर इस आइलैंड से अधिक दूरी पर नहीं था। सभी गोरे नाव पर सवार होकर निकल गए और बेचारे काले गुलाम लोग अपनी सूखी हुई आंखों से उन्हें जाते हुए देखते रहे। इन गुलामों के पास सिर्फ एक वायदा था कि उन्हें भी वापस बचाने कोई ना कोई जरूर आएगा। बस उसी वायदे की उम्मीद के साथ वो अपने आगे के दिन बिताने लगे। उधर करीब 4 दिनों में ही तमाम गोरे मेडागास्कर पहुंच गए। उसके बाद फ्रांस के गवर्नर से संपर्क साधा गया, उन्हें पूरी स्थिति बताई गई और शीघ्रता से एक शिप ट्रोमलिन आइलैंड की ओर रवाना करने को कहा गया। लेकिन गवर्नर साहब इसके लिए नहीं माने। उन्होंने कहा कि मेरी इजाज़त के बिना तुमने गुलामों का व्यापार करने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करने वाला। इस समय फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य में युद्ध भी चल रहा था। इस वजह से भी फ्रांसीसी अधिकारियों को गुलामों को बचाने के लिए शिप भेजने को मनाना मुश्किल हो रहा था। वैसे भी सभी फ्रांसीसी गोरों की नज़र में काले गुलाम लोग जानवरों के समान ही दर्जा रखते थे। उन्हें मेडागास्कर के निवासियों को बचाने की कोई भी फिक्र नहीं थी। दिन, महीने और साल बीतने लगे और मेडागास्कर के मजबूर निवासी रेतीले आइलैंड पर अकेले फंसे रहे। वो लोग समझ चुके थे कि उनके लिए मदद नहीं आने वाली, इसलिए उन्होंने इस आइलैंड पर ही अपने रहने के ठिकाने बना लिए। उन्होंने मूंगा चट्टानों की मदद से अपने लिए छोटे छोटे घर बनाए। इन लोगों ने भी गोरों की देखा देखी शिप के बचे हुए थोड़े से मलबे से एक अन्य नाव बनाई। ये नाव और भी छोटी थी और इसमें 15 से 20 लोग ही सवार हो सकते थे, इसलिए 18 मेडागास्करी गुलाम इस नाव में सवार होकर मदद के लिए समुद्र में उतर गए। परंतु वो फिर कभी लौटकर इस आइलैंड पर वापस नहीं आए और ना ही किसी अन्य देश में पहुंच पाए। वर्ष बीतते गए और मेडागास्कर निवासी एक एक करके मरते भी रहे। हालांकि बड़ी अच्छी बात यह थी कि इस आइलैंड पर अपना शिप गवा चुके कप्तान साहब अब तक भी इन मेडागास्कर निवासियों को बचाने के लगातार प्रयास किए जा रहे थे।
इंग्लैंड से चल रहे युद्ध के बावजूद भी वो सभी बड़े अधिकारियों से मिलते रहे और उनसे बचाव कार्यक्रम शुरू करने की विनती भी करते रहे। करीब 11 वर्ष बीत जाने के बाद आखिरकार उन्हें अपने प्रयासों में सफलता मिली। कुछ अधिकारी उनकी मदद को राजी हो गए, लेकिन युद्ध के हालातों में इस कार्य को शुरू होने में और 3 वर्ष बीत गए एवं वर्ष 1775 में एक लंबे अरसे के बाद एक शिप रेतीले आइलैंड की ओर बचाव ऑपरेशन हेतु रवाना हुआ। लेकिन आइलैंड के नजदीक पहुंचने पर यह शिप भी पानी में मौजूद नुकीली चट्टानों से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गया, जिस वजह से शिप को वापस मरम्मत के लिए पीछे हटा लिया गया। दोस्तों, इसके पश्चात एक बार फिर से बचाव को एक अन्य शिप भी भेजी गई, लेकिन यह शिप भी तूफान में फंसने के कारण रेतीले आइलैंड पर पहुंच नहीं पाई। उसके बाद अगला प्रयास करने में 1 वर्ष और बीत गया और अंततः वर्ष 1776 को एक मजबूत किंतु छोटा युद्धपोत यानी कि लड़ाकू समुद्री जहाज कुछ बेहद ही अनुभवी सैनिकों के साथ फिर से इस आइलैंड पर भेजा गया। इस युद्धपोत पर मौजूद सैनिकों ने पूरे आइलैंड का चारों ओर से समुद्री दौरा किया एवं जहाज को तट पर ले जाने का एक सुरक्षित मार्ग तलाशा और आखिरकार 29 नवंबर 1776 को यह युद्धपोत रेतीले आइलैंड के तट से जा लगा। जब इस युद्धपोत से बचाव को आए सैनिक तट पर उतरे तो उनके सामने हैरान कर देने वाला मंजर था। अनुमान के मुताबिक यहाँ 60 के करीब मेडागास्करी लोग होने चाहिए थे, परंतु इस पूरे द्वीप पर केवल 7 इंसान ही थे, जो सबके सब महिलाएं थी। यानी द्वीप के सभी पुरुष मारे जा चुके थे। एक महिला की गोद में एक छोटा बच्चा भी था जो इसी द्वीप पर पैदा हुआ था। इन सभी महिलाओं ने पक्षियों के पंखों से बनाए गए कपड़े पहने हुए थे और मूंगा चट्टानों एवं झाड़ियों की मदद से अपने लिए छोटे छोटे घर भी बनाए हुए थे। इन महिलाओं और छोटे बच्चे को युद्धपोत पर बैठा लिया गया और अब 15 वर्ष बीत जाने के बाद ये पहली बार इंसानी जमीन की ओर वापस लौट रहे थे। इन महिलाओं को पहले फ्रांस लाया गया, जहां इन्हें गुलाम मानने की बजाय स्वतंत्र कर दिया गया और इन्हें वापस मेडागास्कर भेजने की योजना बनाई गई। परंतु इन महिलाओं ने अपनी जन्मभूमि की ओर लौटने से साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो फिर से समुद्री सफर नहीं करना चाहती, इससे उन्हें डर लगता है। इसलिए इन सभी महिलाओं को फ्रांस की ही नागरिकता दे दी गई और इन्हें नौकरियां भी उपलब्ध कराई गई। फ्रांस सरकार ने कप्तान ट्रोमलिन द्वारा बार बार इस आइलैंड पर फंसे लोगों की जान बचाने के प्रयासों की सराहना की और इन कप्तान साहब के नाम पर ही इस आइलैंड का नाम ट्रोमलिन आइलैंड रखा गया। यह आइलैंड अभी भी वैसा ही है, दूर तक फैला हुआ विशाल रेत का जखीरा। यहाँ इंसान नहीं जाते, हाँ, लेकिन कभी कभार कुछ आर्कोलॉजिस्ट सर्वे करने हेतु यहाँ जरूर जाते हैं। आर्कोलॉजिस्ट ये जानना चाहते हैं कि आखिर इस निर्जन द्वीप जहाँ कोई भी वनस्पति नहीं उगती पर 15 वर्षों तक उन महिलाओं ने खुद को जीवित कैसे रखा। वर्ष 2006 को एक फ्रेंच शोधकर्ता ने ट्रोमलिन आइलैंड पर अपना सर्वे पूरा किया। इन फ्रेंच शोधकर्ता का पहले मानना था कि यहाँ के लोग एक दूसरे को ही खा गए होंगे, परंतु उन्होंने द्वीप पर खुदाई करके कई कब्र खोज निकाली। इससे पता चलता है कि वो लोग मर चुके इंसानों को अपने रीति रिवाजों के अनुसार दफनाते थे। यानी ये लोग नरभक्षी तो कतई नहीं बने, बल्कि ये लोग समुद्री पक्षी और कछुए आदि मारकर ही खाते थे। साथ ही यहाँ रहने वाले लोगों ने उस डूबे हुए शिप का तमाम मलबा समुद्र से निकाल लिया था। उस मलबे से ही लोगों ने अनेकों बार छोटी छोटी नाव बनाने की कोशिश की। उन नावों पर यहाँ के मर्द सवार होकर सहायता ढूंढने जाते एवं बीच समुद्र में ही डूब जाते। वहीं कच्चा मांस खाने की वजह से भी अनेकों लोग बीमार होकर मारे गए होंगे। खैर, अब ये कहानी अतीत के पन्नों में दब चुकी है, लेकिन इन कहानियों को जानने से ये आभास होता है कि हमारा अतीत कितना बुरा रहा है। वैसे इस वीडियो को बनाने का प्रयास यदि आपको भाया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और यदि आप आगे भी इसी तरह के वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल से जुड़े रहें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।